हेलो फ्रेंड्स, फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से देखते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की साइंस की सभी टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज कंप्लीट ये सीरीज है जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के टोटल जितने भी चैप्टर है सभी को आज कवर किया जाएगा। तो देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन आने वाला है जो नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम या फिर जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उन सभी में काम आता है या नहीं, और क्या कहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्या वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर 1 ऑलरेडी डाला गया है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये चैप्टर 1 डाला गया है, लेकिन फिर भी चैप्टर 1 को फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भोजन यह कहाँ से आता है, इससे रिलेटेड जो है सो टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि आपको यहाँ देखिए, अपने भोजन में हम अपने प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये चीज़ें जिनसे बनी है पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी भोजन की वस्तु जो हम बनाते हैं उसमें हमें एक से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे या कोई भी चीज़ बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे सब्जी ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, आप इस पर ध्यान देंगे तो कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है कच्ची सब्जियों में। अब बताइए, सब्जी ही बना रहे हैं तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आगे है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे कि कच्ची सामग्री। अगर आपको रोटी बनानी है और चपाती बनानी है तो कच्ची सामग्री में आटा, जल लगता है। दाल बनानी है तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, इन सभी चीज़ों को उपयोग में लिया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, खाने की सभी चीज़ें एवं उनके स्रोत यानी कहाँ से आते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो देखिए, खाने की चीज़ें 2 जगह से आती है, प्लांट से और एनिमल से, यानी पौधों से और जानवर से। जानवर से जैसा कि देखोगे आप, यहाँ एक पॉइंट है, पौधों से गेहूं और चावल का स्रोत है। अपने धान गेहूं के खेतों में उनके पौधे की पंक्तियां देखी होंगी, और भी इन्हें है। ये सब अनाज प्राप्त होते हैं, हमें इनसे क्या होते हैं, अनाज प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और जंतु कहा जाता है जानवर को, एनिमल को। तो ये सभी चीज़ें जानवर से प्राप्त होते हैं। दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सभी चीज़ें हमें जानवर से प्राप्त होती हैं। अब क्या है कि अब जो है सो कोई कोई वस्तु, खाद्य पदार्थ बनाने में जो कच्ची सामग्री लगता है और कहाँ से स्रोत है, इनका एक प्रॉपर लिस्ट दिया गया है। उस लिस्ट के माध्यम से हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। इडली जो बनाते हैं उसमें चावल यूज होता है जो पौधा से आता है, उड़द की दाल यूज होती है, नमक यूज होती है, जल यूज होती है। चिकन करी बनाने में चिकन का यूज होता है जो जंतु से आता है, और जंतु मतलब एनिमल से। मसाला, तेल, घी, पौधे या जंतु से मिलना। तेल मतलब जो है सो पौधे से, और घी जो बात है जंतु से मिलता है, इस बात को कंफर्म रखेंगे। जल, दूध भी हमको जानवर यानी जंतु से मिलता है। और आगे कहा गया है कि खीर बनाने के लिए मुझे दूध जंतु से मिल जाएगा, चावल पौधा से मिल जाएगा, और चीनी बनता है जो पौधा से आता है, गन्ना, उससे बनता है। तो हम लोग आगे देखते हैं।
आगे हमारा टॉपिक है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। मतलब किस भाग का यूज, मतलब पौधे के किस भाग को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो एक से अधिक भाग को हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ देखे होंगे कि कभी कभी हम लोग किसी पौधे के जड़ को यूज करते हैं। जैसे मूली खाते हैं, वो पौधे का जड़ हुआ। प्याज खाते हैं, मूली खाते हैं, और खीरा, ये गाजर खाते हैं। ये सभी चीज़ें जड़ से आता है। फिर आपको तना से हो गया या पत्ती से हो गया, तो जितने भी साग आइटम है सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें पत्ती से प्राप्त होते हैं, पौधे के। पौधे के फूल से भी हम लोग खाने योग्य वस्तुएं बनाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कहा गया है कि सीताफल, जिसको काशी फल भी कहते हैं, फूलों को क्या किया जाता है? तो चावल के पिट्ठी में डुबो करके तेल पकौड़ी में बना करके इसको खाया जाता है। किसको खाया जाता है? सीताफल के फूल को, जिसको काशी फल भी बोलते हैं। सेकेंडरी, एक से अधिक पौधे के एक से अधिक भाग को इस प्रकार खाते हैं कि सरसों के साग को खाया जाता है, और सरसों के कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होते हैं एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। सरसों के बीज का यूज हम लोग करते हैं तेल यूज करने के लिए, और इसकी पत्तियां का यूज हम लोग उपयोग जो करते हैं वो साग बनाने के लिए करते हैं, इसकी पत्तियों का उपयोग। तो इस तरीके से पौधे के अनेक रूपों को अनेक तरीके से हम लोग क्या करते हैं? खाने योग्य। अगर हम लोग खाद्य पदार्थ एवं मुख्य स्रोत की तरह पौधा तथा संगठक यानी स्रोत क्या है, पौधे के किस भाग को खाते हैं, उसको अगर हम लोग एक सारणी में, एक टेबल में अगर रिप्रेजेंट करें, तो बैगन का भरता, इसमें बैगन है, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य है, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे, ये सभी चीज़ें उसका संगठक या स्रोत है। अब वो पौधे के किस भाग से? तो बैंगन जो है वो फल है, मिर्च और मसाले भी फल हैं, लेकिन तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और अन्य पौधे से वो बीज है। देख रहे हैं? तो पौधे के एक से अधिक पार्ट को हम लोग खाने योग्य यूज करते हैं। अब एक नया टॉपिक है जो आपको इसके बारे में समझना चाहिए। अब कहा जाता है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको अंकुरित करना, अंकुरित करके भी हम लोग खाते हैं। जैसे कहता है मूंग अथवा चने को सूखे बीज लीजिए। अब सूखा बीज को आप पानी में डालोगे तो वो अंकुरित होने लगता है। पानी में नहीं अंकुरित होगा तो उसको बाहर निकाल के सूती कपड़ा से ढक देने में भी अंकुरित हो जाता है। तो उस सब करने से जो है सो वो अंकुरित होता है और उसको लोग खाने योग्य भी बनाते हैं। शहद हो गया, मधुमक्खियाँ क्या करती है? मधुमक्खियाँ, एक मधुमक्खी छत्ता देगा जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ भीड़ बनाया करती है। मधुमक्खियाँ फलों से मकरंद यानी रस, मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, और फूल उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। होता यह है कि फूलों में जो मकरंद होता है ना, वो साल में कुछ ही समय के लिए यूज होता है। तो मधुमक्खी सब क्या करता है? उसके मकरंद यानी मीठे रस को निकाल करके अपने छाता में एकत्रित करके रखती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? एक समय पर उसको निकाल करके हम लोग अपने खाने योग्य बना लेते हैं, जो शहद हम लोगों को बहुत फायदा करता है। अब एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक 1.4 में, जंतु क्या खाते हैं। अब जंतु मतलब जानवर। अब देखिए जानवर क्या खाते हैं। तो जानवर क्या खाते हैं? तो जानवर में हम लोग भी आते हैं, और जानवर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी, जो आगे दिया गया है यहाँ। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके टॉपिक को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सब जानवर जो होता है वो सब क्या खाता है। फिर शेर, हिरण, ये सभी जानवर क्या खाते हैं।
तो सबसे रिलेटेड टॉपिक है। तो हम लोग ज़्यादा एडवांस में न करते हुए केवल मुख्य मुख्य पॉइंट पर फोकस करेंगे। जैसे शाकाहारी हो गया, जो केवल पौधों के पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है। और कह रहा है कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब जैसे कुछ है जो पौधे केवल खाते हैं तो शाकाहारी जंतु हो गया। शाकाहारी मतलब केवल पेड़ पौधे खाने वाले। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणी को खा जाते हैं, दूसरे जानवर को खा जाते हैं। तो उस दूसरे प्राणी को खाने के लिए उसे एक दूसरे वर्ग में रखा जाता है, उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और ऐसे जानवर सब जो है सो मांस खाना पसंद करते हैं। और एक और पॉइंट है जिसको कहते हैं सर्वाहारी। कहता है पौधे और जंतु दोनों ही जो खाते हैं, जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, वो तीसरे वर्ग में आता है जिसको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु मतलब हो गया जो पेड़ पौधा से बना आइटम भी खा लेगा और मीट मछली भी खा लेगा, मांस भी खा लेगा। जैसे इंसान को ले लीजिए तो इंसान को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। देखते होंगे कि बहुत लोग जो है सो हमेशा मांस नहीं खाते हैं। इंसान कभी कभार खाते हैं, तो हमेशा क्या खाते हैं? तो जब मांस खाएंगे तो मांस खाएंगे, नहीं खाएंगे तो पेड़ पौधे से बने आइटम खाएंगे, तो फल फूल खाएंगे, वो सभी चीज़ें। तो सर्वाहारी हो गया, मतलब सभी चीज़ खाएंगे वो, तो सर्वाहारी हो गया। तो कहा गया है इस सारणी के अनुसार कि शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी का लिस्ट बनाइए। जैसे गाय बकरी भैंस ये सब हो गया शाकाहारी। मांसाहारी में शेर हिरण, हिरण नहीं जो बात है, शेर सियार बाघ चीता ये सब मांसाहारी। सर्वाहारी में हो गया कौवा बिल्ली मनुष्य, वो सब जो है सो सर्वाहारी। अब जैसे जीव का नाम भैंस, क्या खाया जाने वाला भोजन है? तो घास खली भूसा अनाज। बिल्ली छोटे जंतु को खाता है, पक्षी दूध। चूहा किसको खाता है? तो बिल्ली देखिए छोटे जंतु पक्षी पौधे। भैंस क्या खाता है? तो खली घास भूसा अनाज पत्ती। चूहा क्या खाता है? तो चूहा जो है सो क्या खाता है वो आप लिखिए इसमें। शेर क्या खाता है? ये सब हमको लिख करके कमेंट कीजिए, जिससे हम देख लेते हैं कि आप लोगों को आता है या नहीं। और आता है तो कमेंट कीजिए, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, क्या कैसे हो रहा है। तो उस हिसाब से भी जो है सो देखा जाएगा। तो इस सभी में जो है सो आप लोग लिखेंगे। तो आपको पता है शेर चूहा, चूहा क्या खाता है? अनाज खाता है। शेर क्या खाता है? बंसर है। तो मैं कुछ बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो पर कुछ प्रमुख शब्द है संगठक खाद मकरंद अंकुरित बीज शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। तो इस सब वर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे। हो सकता है इस वर्ड का आप लोग मतलब समझिए समझाइए। अब सारांश है, सारांश पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारांश में से ही क्वेश्चन रहता है, तो सारांश पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। भारत में अलग अलग टाइप के भोजन करते हैं। पंजाब के लोग अलग भोजन करते हैं, बिहार के लोग अलग भोजन करते हैं, उड़ीसा के लोग अलग भोजन करते हैं, हरियाणा के लोग अलग भोजन करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अलग भोजन। तो अलग अलग भोजन में विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। हाँ, हमारे जो भोजन का स्रोत है मुख्यतः पौधे और जंतु यानी जानवर ही है। पौधे से जो है सो पौधे की आइटम मिल जाता है, और जंतु से मीट मछली अंडा मुर्गा मतलब मांस ये सब चीज़ें दूध ये भी मिल जाता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देख लेंगे। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी को ही खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सर्वाहारी कहते हैं। इसको भी देख लेंगे आप लोग। तो ये तीनों पॉइंट जो कि शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और बहुत प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग देखेंगे। इसी के साथ कहता है कि मिलान कीजिए कॉलम 1 से कॉलम 2 में। तो देखते हैं मिलान करके। शाकाहारी, शाकाहारी में पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, और शेर एवं बाघ
क्या सब्जी खाएगा? नहीं, दूसरे जंतु को खा लेगा। पालक, गोभी, गाजर ये सब क्या है? तो सब्जियां हैं। और दही, दूध, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद है। दही है, दूध है, पनीर है, घी है, ये तो सब तो दूधे से बनने वाला आइटम है। ये तो जंतु उत्पाद है, मतलब जानवर से उत्पाद होने वाला। तो पढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग जो है सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 2 पे हम लोग फोकस करेंगे। तो चैप्टर 2 हम लोग देखते हैं भोजन के घटक। अब भोजन में क्या क्या घटक है? भोजन के घटक मतलब पहला में था कि भोजन आया कहाँ से, भोजन में क्या है, हम लोग पेड़ पौधा में किस पेड़ पौधा में कहाँ का आइटम खाते हैं, क्या आइटम खाते हैं, अगर पेड़ पौधा से नहीं खाते हैं तो क्या खाते हैं? तो जानवर खाते हैं, मतलब मांस मछली खाते हैं। तो मांस मछली में जो है सो मांस खाते हैं तो शाकाहारी है, सर्वाहारी है, वो सब से इसमें है भोजन के घटक, मतलब भोजन में क्या क्या मिला रहता है। जैसे इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वो सब रहेगा। भोजन हम लोग करते हैं उसमें हम लोगों को शरीर में कितना भोजन जो है सो किस मात्रा में हमको लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट किस मात्रा में लेना चाहिए। इसके बाद आपको जो है सो मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, फाइबर हो गया। फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है भोजन में, क्योंकि फाइबर जो है ना शरीर में पचने का काम करता है, शरीर को हेल्दी रखने का काम करता है फाइबर। तो फाइबर रहना जरूरी है। और फाइबर जो है मिलता कैसे है? तो फाइबर हमें जो है सो प्रदान होगा जो पानी, मतलब हरी साग सब्जी, कच्चा खाने वाला आइटम जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया, ये सबको अगर कच्चा खाओगे ना फाइबर, साग सब्जी वाला आइटम जितना खाइए फाइबर है उसमें। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कहा जाता है कि यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन की क्षमता बढ़ता है जो हमें चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में एप्पल, मछली, मतलब भोजन का प्रकार है। इससे पता चल जाता है कि भोजन में क्या है, किस तरीके से भोजन हो रहा है, क्या कैसे है। तो उससे पता हमें अंदाजा लगता है। तो आप जिस प्रकार शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन और सर्वाहारी भोजन वहाँ हम देखे चैप्टर 1 में, इसी प्रकार यहाँ है क्या कि शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, सर्वाहारी भोजन, लेकिन उस भोजन से हमें कितना क्या प्रदान हो रहा है, हमें मिल रहा है शरीर में क्या, हमारे शरीर के लिए कौन सा भोजन फायदेमंद है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है टॉपिक में, इस टॉपिक को देखें तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो विभिन्न पदार्थों के क्या होता है यहाँ देखिए, जैसे कि पंजाब के भोजन ले लीजिए तो मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे कि मकई की रोटी कहाँ से आया? तो अन्न का व्यंजन हो गया। राजमा कहाँ से आया? तो दाल या मांस का व्यंजन हो गया। दाल का व्यंजन हुआ, मांस का व्यंजन नहीं हुआ। सब्जियां, सरसों का साग, और अन्य व्यंजन में दही घी। आंध्र प्रदेश का ले लीजिए, चावल है वहाँ का फेवरेट, अरहर की दाल तथा रसम चारू, कुंदरू और मट्ठा, घी, अचार, ये सभी चीज़ें फेमस है, वो सब अन्य व्यंजन में हो गया। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जगह का अलग अलग खाने पीने का जो बात है, सिस्टम है और तरीका है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली की कुछ बूंदे टिंकर आयोडीन को मिला दीजिए और कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने में से बन जाता है। क्या बन जाता है? तो कॉपर सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन बन जाता है जब 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोल दोगे तो उससे बन जाएगा कॉपर सल्फेट विलयन। और याद रखिए कि 100 मिलीमीटर जल में जब 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में हमें उभयनिष्ठ कास्टिक सोडा विलयन मिल जाए। अगर हम घोल देते हैं 10 ग्राम कास्टिक सोडा जल में 100 मिलीमीटर जल में, तो उससे हमें क्या हो जाता है? कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाता है। अब आगे इस साइड भी कुछ टॉपिक पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। आ जाता है कि कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। तथा हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हमें यहाँ से देखिए, हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है
इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो है सो इसको मतलब लाइटली नहीं लेंगे, इस पर फोकस करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक होगा ना, व्यंजन मतलब आवश्यक पदार्थ, उसको हम लोग पोषक पोषक कहते हैं। उसी पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है और इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। उसी रुक्षांश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइबर, रुक्षांश। तो ये सभी चीज़ें होना चाहिए। मैंने तो ऑलरेडी पहले आपको बता दिया था कि खाने में कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, रुक्षांश हो गया, जल हो, इतना चीज़ रहना चाहिए तब खाना अच्छा से पचेगा। हमारे शरीर की आवश्यकता, क्या सभी खाद्य पदार्थ में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो इस सभी के माध्यम से हम आगे देखते हैं और कुछ भी है पॉइंट्स और भी है टॉपिक। मंड का परीक्षण, मंड मतलब होता है कभी जो है सो खाना खराब हो जाता है ना, तो उसमें मंड आ जाता है या शायद प्रोटीन वाला क्या है, मंड देख लेते हैं। कहता है कि कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? इम्पोर्टेंट, नीला या काला, नीला या काला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पॉइंट। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इरेजर यहाँ है, इसको इरेज कर देते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ कहा ही गया है कि जो कलर है ना, जब खाद्य पदार्थ के रंग में 2-3 बूंद क्या करेंगे, आयोडीन विलयन का डालेंगे, तो उसका कलर हो जाएगा कैसा, उसका कलर हो जाएगा आपको नीला या काला। तो नीला या काला रंग जो है ना, मंड को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? मंड को दर्शाता है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब इसी के साथ आगे देखते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि आगे और क्या टॉपिक है। तो आगे का टॉपिक जो है सो हम लोग देखते हैं। कथा परीक्षण में आयोडीन के कॉपर सल्फेट के कास्टिक सोडा में विलयन में आवश्यक इन कुछ प्रणालियों को ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। देखिए कहा गया है कि क्रियाकलाप करके ऐसे मंड और विटामिन को जो है सो इसमें क्या कीजिए, तो विटामिन को इसमें जो है सो परखने के लिए इसमें उपयोग किया गया है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को परखने के लिए क्या किया जाता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट की कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे जो भोजन में पाया जाता है ना, वो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण किया जा सकता है और मंड का परीक्षण करके देख लिए कि आयोडीन विलयन 2-3 बूंद डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा, काला या नीला हो जाएगा। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें मंड की मात्रा है या नहीं। अब आगे जो है सो आपका एक टॉपिक है और यह है प्रोटीन के लिए परीक्षण। क्या टॉपिक है? प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब देखिए प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण किया जाएगा। प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण होता है? प्रोटीन के लिए परीक्षण किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, कोई भी खाद्य पदार्थ उसको थोड़ा सा मात्रा ले लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस हो, पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। कहता है कि जिसका टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, पहले उसको क्या कीजिए, पेस्ट बना लीजिए या चूर्ण बना लीजिए। उसके बाद खाद्य पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा उसमें पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। उसके बाद उसको हिलाइए और अब डॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 2 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। इसके बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें परख नली में डाल करके 2 बूंद, कहा जाता है कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन का और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन उसमें डालने के लिए। उसके बाद जो है सो उसको क्या किया जाएगा,
और उसको अच्छी तरह से हिला करके जो है सो उसको अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली में रख दीजिए। आप देखेंगे कि परखनली का पदार्थ कैसा हो जाएगा। यहाँ पर है परखनली का पदार्थ अगर बैंगनी रंग का हो गया ना तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। किस रंग का हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बैंगनी रंग का हो गया तभी था मंड को पहचानने के लिए काला या नीला या काला रंग हो जाना चाहिए, और मंड को पहचानने के लिए, और प्रोटीन को पहचानने के लिए बैंगनी रंग हो जाना चाहिए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ये आप लोग देख लेंगे। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। जो भी परीक्षण किया गया है उसको आप क्या कर सकते हैं, तो दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण, वसा मतलब फैट, और फैट का परीक्षण देखिए, फैट का परीक्षण आसान है, लेकिन जो बात कही, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। हाँ सही बात है, कूट लीजिए पहले, और उसमें जो है सो कूटने के बाद कह रहा है कि कागज फट न जाए, उसका ध्यान आप जो है सो रखिए। और अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस कागज पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इसमें धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? जब कागज में तेल लग जाता है ना, तेल लगने के बाद जब आप किसी लाइट के सामने कागज को रखते हैं तो धुंधला लाइट दिखने लगता है, समझे, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो उससे अंदाज़ा लग जाता है क्या कि ये जो है सो उसमें तेल लगा हुआ है। तो सो बात है। अब आगे देखते हैं। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की क्या किया जाता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल को भी कुछ मात्रा हो सकती है। सही बात है। खाद्य पदार्थ में वसा तो मिल जाएगा। वसा मतलब हो गया आपको फैट, और उसमें तेल का मात्रा रहता है वसा में। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा होगा कि जल की भी मात्रा उसमें मिल जाएगी। इस दिशा में पदार्थ को पहले धीरे धीरे रगड़िए कुछ समय के लिए। कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। कह रहा है अगर कोई जल आएगा खाद्य पदार्थ में तो क्या हो जाएगा? कुछ सूख जाए। ठीक है, तो कुछ सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति। यदि कागज पर तेल का धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। समझ गए? तो ये बात है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे का टॉपिक है 2.2 में विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो हमारे शरीर के लिए अलग अलग फंक्शन को काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है सो स्वस्थ रहता है और आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन फिर भी नहीं, वसा में भी ऊर्जा होता है और कार्बोहाइड्रेट में भी ऊर्जा होता है, लेकिन वसा का ऊर्जा ठीक नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में समान से अधिक मात्रा में वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि के लिए काम आता है। ये सभी चीज़ें जो है सो है, तो उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें विटामिन में अलग अलग विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो इस तरीके से अलग अलग विटामिन है और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे जो है सो कहा गया है कि अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ एक बात और है, हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों को भरपूर चित्र में 2.6 टू 2.9 में दिखाए गए हैं। हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। देखो, भोजन में कहा जाता है जो अगर आहारी रेशा रहे ना तो भोजन पचने में आसान होता है। रुक्षांश रहे मतलब वही फाइबर की मात्रा रहे भोजन में तो भोजन पचना आसान हो जाता है। और इसी तरीके से भोजन को हम लोग करते हैं, जिससे हमें रुक्षांश पता चलता है, आहारी रेशा है कि नहीं, जल की उपस्थिति है कि होती है कि नहीं, सबको हम लोग जो है सो देखेंगे इसमें। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब आते हैं संतुलित आहार पे। संतुलित आहार के बारे में पढ़ते हैं। संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट, जिस आहार में सब कुछ का मात्रा रहे उसको संतुलित आहार कहते हैं। उसके माध्यम से हम लोग संतुलित आहार पढ़ेंगे। तो संतुलित आहार उसी को कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या हो, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर आए अभाव्यजन्य रोग। ठीक है, मोटापे सब हो गया, वो सभी जो नहीं मोटा रहे हैं, मोटाने के लिए चिंता करता है, जो मोटा जाता है वो मोटापा जो है सो उसको परेशान करता है। तो अभाव्यजन्य रोग, अब देखियो क्या है अभाव्यजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह लंबी समय तक ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और आज का मैं टॉपिक इतना पर ही कवर कर दूंगा आप लोगों को। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो पहले आप लोग इस टॉपिक को पहले लेकिन ध्यान से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विटामिन ए विटामिन ए में रोग क्या होता है, तो क्षीणता या दृष्टिहीनता। अब उसका लक्षण क्या है, तो कमजोर दृष्टि हो जाता है, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, इस सब को हम लोग कहते हैं विटामिन ए की कमी। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से ये होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी। काम जो करते हैं तो ऊर्जा नहीं अगर लगता है किसी को, विटामिन B1 की कमी है। विटामिन सी की कमी, स्कर्वी, मसूड़ों में खून का निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये सब विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी, रिकेट्स, अस्थियों का मूल्यांकन करना, अस्थियों का मूल्यांकन मुलायम होकर मुड़ जाना, विटामिन डी।
इसी तरीके से सभी विटामिन के बारे में है। और कैल्शियम है, तो कैल्शियम के बारे में देखते हैं हम लोग। अस्थियाँ और दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ, दंत क्षय, आयोडीन, घेंघाट, घाइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये सब जो है ना सो आयोडीन की कमी से होता है। लोहा की कमी से यानी आयरन की कमी से अरक्ता, कमजोरी हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितना कवर किया और इसके साथ कितना बचा हुआ है। चलिए सारांश देख लेते हैं पहले। लेकिन हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशों तथा जल भी होता है। सही है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण आवश्यकता प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में काम आता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित करता है। बात सही है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए आज इतना ही पर आने देते हैं। तो चैप्टर 3 है ये और इतना देर से चैप्टर 2 बताए हैं। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये आपका कंप्लीट हो। चैप्टर 1 और चैप्टर चैप्टर 1 2 3 3 तो ये है। चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ है, जिसमें 1 जितना टाइम एक्चुअल में देना चाहिए उतना दे करके इसको कवर किए हैं। तो आप लोग इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको होमवर्क इसको जो है सो इस तरीके से जो है सो फैलाइए जिससे सब जगह तक वीडियो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।